गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताए थे। आज हम आप लोग को उससे आगे पाल और सेन स्थापत्य शैली के बारे में बताएंगे कि पाल और सेन के समय में किस किस मंदिर आर्की का निर्माण हुआ था, किस किस मंदिर का निर्माण हुआ था, उनके समय में क्या क्या आर्किटेक्चर थे। इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं पाल और सेन स्थापत्य शैली, यानी कि पाल और सेन का वास्तुकला। ठीक है, तो कहता है पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। किसके बारे में बातें हो रही है? तो पाला और सेना इस आर्किटेक्चर के बारे में बातें हो रही हैं। इसको हिंदी में देखिए कहते हैं पाल और सेन स्थापत्य शैली। पाल और सेन स्थापत्य शैली के बारे में बातें हो रही है। अब देखिए इससे आगे कहता है इन द बंगाल रीजन, यानी कि क्या है ये जो है सो किस रीजन में है? तो यह बंगाल रीजन में है, बंगाल क्षेत्र में है। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैन टू बी known as पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। क्या कहता है कि ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो वस्तु स्थापत्य कला है, जो मंदिर वस्तु शैली कला है, यह किसके समय की है? तो पाल और सेना के समय की है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पाल और सेन के नाम से भी जानते हैं। यह किस रीजन में है? तो यह बंगाल रीजन में है, बंगाल क्षेत्र में है। It developed in the period between the 8th and 12th century AD under the patronage of the Pala dynasty and Sena dynasty। कहता है कि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ था, इनके समय में जो वास्तुकला का निर्माण हुआ था, वो किस से किस पीरियड की है? तो वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की है, जो कि पाल और सेन के आश्रय में हुआ था। पाल और सेन के साम्राज्य में हुआ था। डेस्टिनी मीन्स होता है साम्राज्य या राज्य में हुआ था। ठीक है, आइए इसे हम हिंदी में समझते हैं। बंगाल क्षेत्र में वास्तुकला की इस शैली को पाल और सेन स्थापत्य शैली कहा जाता है। ये जो है, जो वास्तुकला है, इसको कौन सा स्थापत्य शैली कहा जाता है? तो पाल और सेन स्थापत्य शैली कहा जाता है। इसका विकास 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पाल वंश और सेन वंश के संरक्षण में हुआ। किसके संरक्षण में हुआ? तो पाल और सेन के संरक्षण में हुआ था। कितने शताब्दी में? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक है, और देखिए ये जो है, ये चैप्टर पाल और सेन स्थापत्य शैली कला, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग नोट करते चले जाइए। यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ही देगी, और वैसे भी यूपीएससी पूछ चुकी है। पाल और सेन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ तक तो हम समझ गए कि जो ये पाल और सेन के समय में स्कूल आर्किटेक्चर जो हुआ था, वो कितने ईस्वी में हुआ था? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। और यह किस के क्षेत्र में हुआ था? तो यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अब इसी में हम आगे जानते हैं। तो कहता है The Palas were primarily Buddhist rulers following Mahayana tradition। क्या कहता है? जो पाल सेना जो थे, वो बौद्ध धर्म महायान परंपरा को क्या करते थे? पालन करते थे। But were very tolerant and they
patronized both the religions. Pala king built a lot of viharasya, चैत्यास एंड स्तूपाज। क्या कह रहा है कि उनके समय में, किनके समय में, तो पाल और सेन के समय में। अभी यहाँ पे पाल वंश की बातें हो रही है, तो पाल के समय में जो है वो किस धर्म को संरक्षण देते थे, तो पाल बुद्धिस्ट धर्म को संरक्षण देते थे। बौद्ध धर्म को वो बहुत मानते थे, और उसमें भी बौद्ध धर्म में भी महायान धर्म का वो समर्थक थे। किनके समर्थक थे, तो महायान धर्म के समर्थक थे। और इसी बीच में, इसी के वजह से उसने, किसने, तो पाल वंश ने, पाल राजा ने किस किस बौद्ध धर्म में किस किस चीज की स्थापना करवाई थी, तो बौद्ध धर्म में उसने बिहारस यानी कि बिहार, मतलब मठ, बौद्ध भिक्षुओं को रहने वाली जगह, चैत्य, प्रार्थना घर और स्तूपा, ये सब निर्माण करवाए थे। किसने निर्माण करवाए थे, तो पाल वंश के शासक ने, पाल वंश ने इस सबको निर्माण करवाए थे। वो सब चीज क्या थी, तो बिहारस्य चैत्य, बिहारस्य चैत्य और स्तूपा, इन सब चीज की वो स्थापना करवाए थे, बनवाए थे। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है, पाला डेस्टिनी, पाल वंश के शासक मुख्यतः बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पहले भी बोल दिए कि पाल वंश जो थे वो बौद्ध धर्म को अत्यधिक मानते थे, और वे महायान बुद्धिज्म, और वे महायान बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध के धर्म महायान को सबसे ज्यादा संरक्षण करते थे। महायान बौद्ध धर्म परंपरा का पालन करते थे। किस परंपरा का पालन करते थे, तो महायान बौद्ध धर्म का पालन करते थे। लेकिन वे बहुत सहिष्णु थे, सहिष्णु थे यानी कि वो बहुत ही आदर्शवादी थे, जो कि दोनों धर्म को वो मानते थे और दोनों धर्मों का संरक्षण आश्रय देते थे, और दोनों धर्म को वो क्या करते थे, आश्रय देते थे। पाल राजाओं ने बहुत से विहार, बौद्ध मठ, चैत्य, प्रार्थना घर और स्तूपा यानी कि बौद्ध स्मारक बनाए, जो कि बिहार यानी कि बौद्ध मठ, जो रहने के लिए, चैत्य प्रार्थना घर था, स्तूपा क्या था, स्मारक था। बौद्ध धर्म के ये सब स्मारक थे, जो कि किसने निर्माण करवाए थे, तो पाल वंश। इसे भी नोट कर लीजिए, ये VVI है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम बताते हैं कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट UPSC, स्टेट PSC एंड BPSC डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी हुई है कि महायान किस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो महायान बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो बौद्ध धर्म में दो ही हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। तो ये महायान किस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध धर्म के संरक्षण कौन थे, तो पाल वंश थे, पाल शासक, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कहता है, द सेनाज वेयर हिंदूज एंड बिल्ट टेम्पल्स ऑफ हिंदू गॉड्स। क्या कहता है कि सेना जो थे, एक तो पाल वंश थे और एक सेन वंश थे। सेन वंश जो थे वो हिंदू धर्म के देवताओं के का मंदिर बनाए थे, क्या था, एंड आल्सो सस्टेन्ड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, और उसके साथ साथ
क्या कहता है कि मतलब क्या कहता है, सेन वंश जो थे वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाए, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के वास्तुकला का भी वो मंदिर बनवाए, मठ बनवाए, विहार बनवाए, और बौद्ध धर्म को भी वो संरक्षण प्रदान किए। कौन से? तो सेन वंश। Thus, the architecture reflected the influence of both the religions। क्या कहता है कि ये जो थे सेन वंश, दोनों धर्मों में विश्वास रखते थे, दोनों धर्मों को वो संरक्षण प्रदान करते थे। वो दोनों धर्म कौन से थे? तो एक हिंदू धर्म थे और एक बौद्ध धर्म थे। ये दोनों धर्म को वे संरक्षण प्रदान करते थे। Monuments under Pala rulers are the followings। और इसके इन धर्मों का जो प्रभाव दिखाया गया है, जो पाल वंश के शासकों के द्वारा जो दिखाया गया है, वो सब इसके अंदर स्मारक जो दिखाए गए हैं, मोन्यूमेंट्स जो दिखाए गए स्मारक, वो सब उनकी फीचर्स जो है इसके अंदर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से स्मारक हैं वो आइए हम आगे जानते हैं। तो ऐसे हिंदी में समझते हैं। कहता, सेना डायनेस्टी, सेन वंश के शासक हिंदू थे। सेन वंश के शासक क्या थे? तो हिंदू थे, और उन्होंने हिंदू देवताओं के मंदिर बनाए। किन देवताओं के मंदिर बनाए थे? तो हिंदू देवताओं के मंदिर बनाए, तथा बौद्ध वास्तुकला को भी संरक्षण दिया, और भगवान बुद्ध का जो वास्तुकला था उनको भी संरक्षण दिए। और इस प्रकार वास्तुकला में दोनों धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है कि दोनों धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। पाला डायनेस्टी, पाल वंश के शासकों के अधीन बने स्मारक निम्नलिखित है। और पाल वंश के द्वारा जो सब स्मारक बने हुए थे वो सब निम्नलिखित हैं, अभी हम देखेंगे। फिलहाल आप इसे नोट करते चले जाइए, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कहता है इसमें जो पाल वंश कौन कौन से बनाए थे। तो और यहाँ से ये VVI भी हैं। तो देखिए, पाल वंश के द्वारा बनाए गए मठ कौन से हैं। तो कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है वो पाल वंश के द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद है जगदल, यानी कि जगदला, यानी कि जगदल, उदंतपुरी और विक्रमशिला, ये सब किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये सब पाल वंश के द्वारा बनाया गया है। तो आइए हिंदी में समझते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के द्वारा बनाया गया है। सोमपुरा महाविहारा, यानी कि सोमपुर का महाविहारा इज अ मैग्निफिसेंट मोनेस्ट्री इन बांग्लादेश। जो सोमपुर का महाविहार है वो बांग्लादेश में है। ठीक है, अब इसे हिंदी में कहता है, सोमपुर महाविहार बांग्लादेश में स्थित एक भव्य बौद्ध मठ है, जो बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार जो है वह बौद्ध का एक भव्य मठ है। ठीक है, और यहाँ से ये क्वेश्चन VVI है। ठीक है, और ये डायरेक्ट उठा के पूछ भी दी है BPSC। ये कौन किसने पूछी है? तो BPSC यहाँ से डायरेक्ट पूछ दी है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में ही। इतना आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। नालंदा विश्वविद्यालय
कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय इस तरह का खंडर बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है विश्वविद्यालय। ये तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत बड़ी थी, लेकिन इसको जला दिया गया है, तो फिर भी इस तरह से बचा हुआ है। ये विश्वविद्यालय तो नालंदा जिला में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है और नालंदा में है, और ये कहाँ है? नालंदा में है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो पुराना वाला है, और आजकल इस तरह से बना हुआ है, ये नया वाला नालंदा विश्वविद्यालय है, जो नालंदा में है। उसके बाद ये है सोमपुर महाविहार, ये सोमपुर महाविहार से है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसी में क्या कि monuments अंडर सेना रूलर्स आर द फॉलोइंग। जो स्मारक बनाए गए हैं किसके अंदर में? तो सेना के अंदर में जो सब बनाए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। कहता है ढाकेश्वरी टेम्पल इज अ फेमस हिंदू टेम्पल। ढाकेश्वरी मंदिर का जो टेम्पल है, वो मंदिर जो है वो किसका है? तो हिंदुओं का सबसे फेमस मंदिर है, और वो का लोकेटेड इन बांग्लादेश, और वह बांग्लादेश में है। ठीक है, यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये सब मंदिर? तो सेन शासक के द्वारा बनाया जाता है। देखिए सी, अब इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है कि ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। जो बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर है वह हिंदू का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उसी में कहता है द आर्किटेक्चर ऑफ सेना रूलर्स हैड द फॉलोइंग फीचर्स। जो सेना वंश के द्वारा जो सब बनाई गई थी, सेन वंश के द्वारा वास्तुकला, उन सब के फीचर्स, उनकी वास्तुकला निम्नलिखित है, उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। वो क्या है अब हम जानेंगे आगे। ठीक है, तो ये इसी में कहता है द बिल्डिंग्स हैड a curved or sloping roof as in bamboo huts। क्या कहता है? जो छत जो था, स्लोपिंग जो था, वो क्या था? कर्व था, यानी कि मुड़े हुए थे। और कैसा दिख रहा था? तो बांस की झोपड़ी, झोपड़ी थी। वो क्या थी? बांस की झोपड़ी की तरह मुड़ी हुई थी। दिस बिकम properly known as बंगला रूफ, जिसको हम लोग प्रॉपरली किस नाम से जानते हैं? तो बंगला रूफ के नाम से, बंगला छत के नाम से जानते हैं। एंड was later adopted by the मुगल आर्किटेक्ट। और इसको बाद में क्या किया गया था? तो मुगल शासक के द्वारा अपना लिया गया था। किस चीज को? तो बंगला रूफ को, जो बांस की झोपड़ी की तरह मुड़ी हुई थी, उसे मुगल शासक के द्वारा अपना लिया गया था। इसी में कहता है कि अब इसे हिंदी में समझते हैं। इमारतों की छतें, जो इमारतों की छत बांस की झोपड़ियों की तरह मुड़ी हुई या ढलान वाली होती थी। इसकी छत क्या होती थी? इस इमारत की जो छत होती थी, तो बांस की झोपड़ी, वो झोपड़ी तो हमने देखे हुए, उसकी तरह क्या होती थी? तो मुड़ी हुई होती थी। इसे लोकप्रिय रूप से बंगला छत, बंगला रूफ कहा गया, और बाद में इसे मुगल आर्किटेक्ट्स यानी कि मुगल वास्तुकारों ने भी अपनाया। और बाद में इस कंस्ट्रक्शन को किसने अपनाया था? तो मुगल वास्तुकार ने अपनाया था। ठीक है, अब इसी में कहता है ब्रंट ब्रिक्स एंड क्ले नॉन एज टेराकोटा ब्रिक्स। और इसमें जो थे कौन से ईंटों की प्रयोग की गई थी? तो बर्न्ट ब्रिक,
ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटें, और क्ले यानी कि मिट्टी, जिन्हें टेराकोटा ईंटें भी कहा जाता है, was the principal building materials used। और इसका यूज जो क्या किया गया था, मेन बिल्डिंग बनाने के लिए किया गया था। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। पकी हुई ईंटें और मिट्टी, जिन्हें टेराकोटा ईंटें कहा जाता है, मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जाती थी। और यह किस रूप में उपयोग की जाती थी, तो मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जाती थी। किसको, तो बंगला छत को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। और इसी में कहता है कि द टेम्पल्स ऑफ द रीजन हैड ए टॉल कार्विंग शिखाड़ा। और इसी रीजन में क्या था, एक बड़ा घुमावदार शिखर था, crowned by a large अमालिका, सिमिलर टू द ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो कि इसके शिखर पर जो होते थे अमालिका, वो किससे लिए गए थे, किस स्टाइल से, तो उड़ीसा स्कूल स्टाइल के वो समान थे, सिमिलर थे। अब इसे हिंदी में समझते हैं। इस क्षेत्र के मंदिर में ऊंचा और घुमावदार शिखर होता था। इसका जो मंदिर होता था वो कैसा होता था, तो ऊंचा और घुमावदार होता था, घुमावदार शिखर होता था, जिसके ऊपर बड़ा आमलक या अमलक लगा होता था। इसके ऊपर बहुत बड़ा क्या होता था, तो अमलक लगा होता था, जो ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उड़ीसा स्थापत्य शैली के समान था, जो उड़ीसा स्थापत्य शैली के समान था, उनसे मिलती जुलती थी। ये सारी बातें किस समय की हो रही है, तो सेना द्वारा, सेना वंश के द्वारा जो मंदिर निर्माण करवाए गए थे, मठ निर्माण करवाए गए थे, उन सब में उन्हीं के समय से बातें चलती आ रही है। अब चौथा कहता, फोर्थ स्कल्पचर्स ऑफ दिस रीजन्स बोथ स्टोन एज वेल एज मेटल वाज यूज्ड। और कहता है कि इस क्षेत्र में मूर्तियों शिल्पकारों के निर्माण में क्या सबका यूज किया गया था, तो मूर्ति के निर्माण में स्टोन, पत्थर, और मेटल यानी कि धातु में क्या, किस चीज का यूज किया गया था, मेटल, पत्थर और धातु का उपयोग किया गया था। स्टोन वाज द मेजर कंपोनेंट्स। क्या था, मेजर कंपोनेंट्स, पत्थर जो था इसका मुख्य सामग्री था। ठीक है, इसी में आप आइए समझते हैं हिंदी में। इस क्षेत्र की मूर्तियों शिल्पकला के निर्माण में पत्थर और धातु दोनों का उपयोग किया जाता था। इस मंदिर के निर्माण में किस किस चीज का उपयोग किया जाता था, पत्थर का और धातु का, जिसमें इनमें पत्थर मुख्य सामग्री थी। इनमें क्या, पत्थर क्या थी, तो मुख्य सामग्री थी। यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न कहता है, द figures were unique in their lustrous finish हाईली लस्ट्रस फिनिश। और इसकी आकृतियों में जो था, एक अत्यधिक चमकदार था, लस्ट्रस यानी कि चमकदार था, दमकदार था। ठीक है, आइए हिंदी में समझते हैं। कहता है कि मूर्तियों की आकृतियां अपनी अत्यधिक चमकदार सतह के कारण विशिष्ट होती थी,
और इसमें जो मूर्ति बनी होती थी ना, वो क्या थी कि अपनी चमकदार सतह पर होने के कारण वो बहुत ही विशिष्ट दिखती थी, बहुत ही सुंदर दिखती थी। फॉर एग्जाम्पल सिद्धेश्वरा महादेवा टेम्पल, और इसके लिए जो है सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है इन बड़ाकर, जो कि बड़ाकर एंड टेम्पल्स अराउंड विष्णुपुर, जो कि विष्णुपुर मंदिर के आसपास, यानी कि वेस्ट बंगाल, यानी कि विष्णुपुर के आसपास की मंदिर है। आइए हिंदी में समझते हैं। उदाहरण के लिए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, बड़ाकर और विष्णुपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, के आसपास के मंदिर हैं। ये सब मंदिर किसके आसपास के हैं? तो विष्णुपुर के आसपास के हैं। और ये सब किसके द्वारा बनाए गए थे मंदिर? तो सेन शासक के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते। देखिए ये है सिद्धेश्वरा महादेवा टेम्पल, ये सिद्धेश्वर महादेव की मंदिर है। ठीक है। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।